हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फोटोशॉप की पहली क्लास, जिसमें हम देखेंगे फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस और हम बेसिक सिलेक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और ये एक बेसिक सा इसका इंटरफेस है। सामने आपके जो है वो रिसेंट फाइल्स आ रही होंगी। अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है एक न्यू रिसेंटली, तो वो आपके सामने आ रही होगी, राइट। और हम बात करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम जो है अपना आर्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जो है वो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पहला ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा हुआ आ रहा है, राइट। ये क्रिएट न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो में सारी डिटेल्स होंगी आपके आर्टवर्क की। हम इसको फॉर टाइम कैंसिल कर देते हैं। हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, राइट। हम जाएंगे फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। कमांड N फॉर मैक और विंडोज़ के लिए कंट्रोल N, राइट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक विंडो जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में काफ़ी सारे प्रीसेट्स बने हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बना हुआ है फ़ोटो, तो ये फ़ोटो के प्रीसेट्स हैं, आर्टवर्क के साइजेस हैं डिफरेंट। जिस तरह का आर्टवर्क आपको यूज़ करना है, अगर फोटो से रिलेटेड है, प्रिंट से रिलेटेड है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इसमें ऑलरेडी आर्टवर्क के प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं और इसको यहाँ देखें, जैसे कि प्रिंट का आ रहे हैं, प्रिंट के नीचे आर्टवर्क्स बने हुए आ रहे हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं आर्टवर्क के। वेब है, मोबाइल ऐप है। तो मोबाइल ऐप पे जैसे हम व्यू ऑल प्रीसेट करेंगे तो जितने भी हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारी जो टैबलेट डिवाइसेस हैं, एप्पल वॉचेस हैं, उनके ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड प्रीसेट्स जो हैं आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो आपने साइज़ को इतना याद नहीं रखना है। अगर आईफोन X का साइज़ चाहिए तो देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आईफोन X की स्क्रीन का साइज़ आपको मिल जाएगा, अगर आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने जाने हैं एप्पल के लिए, ठीक है। इसी तरह से फिल्म एंड वीडियो, इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं। तो हम वेब पे क्लिक करते हैं और वेब के ऑल प्रीसेट्स देख लेते हैं। अब हम आते हैं इसके राइट साइड पे। राइट साइड में प्रीसेट डिटेल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉप पे एक फील्ड बनी हुई आ रही है जहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम रखेंगे। फॉर टाइम हम रख लेते हैं इसका नाम बेसिक सिलेक्शन। जो भी आपका आर्टवर्क का नाम रखना आप चाह रहे हैं, अगर आप पैम्फलेट बना रहे हैं तो ब्रोशर बना रहे हैं तो ब्रोशर नाम रख लें। आप जो भी आपको इजी लगे आप इस आर्टवर्क का नाम रख लेंगे। नीचे आते हैं, इधर है विड्थ क्या है कि आपके आर्ट वर्क की विड्थ कितनी है, आप कितनी आर्ट वर्क की विड्थ रखना चाह रहे हैं। तो 1366 की विड्थ होगी और हाइट 768 होगी, राइट। इसी तरह से विड्थ के बराबर में आप देखेंगे इसके यूनिट्स आ रहे हैं। यूनिट्स में पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, जो आप सेलेक्ट करना चाहें हम करते हैं। अभी हम इसको पिक्सल्स में ही रहने देते हैं। बात करते हैं हाइट के बराबर में ओरिएंटेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो ओरिएंटेशन क्या है कि आपका आर्टवर्क या तो लैंडस्केप मोड में है या पोर्ट्रेट मोड में है। तो अभी हमने जैसे कि सिलेक्ट हुआ है कि विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्टवर्क की हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो तो हम लैंडस्केप मोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं लैंडस्केप मोड पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि ये जो हाइट वाली वैल्यूज़ हैं वो विड्थ में चली जाएंगी और विड्थ वाली वैल्यूज़ जो है वो हाइट में चलेंगी। बिल्कुल सिंपल सा। तो अब क्या होगा कि हमारे आर्टवर्क की जो है वो हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी, राइट। हम अभी आर्ट बोर्ड के उसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन पे बात करते हैं। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन ये है कि आपके आर्टवर्क में 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं। फॉर एग्जांपल 72 यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 72 पिक्सल्स अभी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो कहने का मकसद है कि जब हम वेब के लिए काम करते हैं, बस आपने इतना याद रख लेना है कि जब हम वेब के लिए काम करेंगे तो हम 72 पिक्सल्स रखेंगे, ठीक है। हमने इससे ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि मोस्ट कॉमन जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना रहे हैं हम, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, सोशल मीडिया कोई पोस्ट बना रहे हैं, तो आपने उसका रेजोल्यूशन 72 रखना है, ठीक है। इसी के बराबर में इसके यूनिट्स भी आ रहे हैं, पिक्सल पर इंच और पिक्सल सेंटीमीटर। हम पिक्सल इंचेस पे ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम RGB मोड की।
कलर मोड में प्रीवियस वर्जन में क्या होता था कि सिर्फ RGB और CMYK के होते थे। अब इन्होंने काफ़ी सारे दूसरे मोड्स भी अवेलेबल हैं, इसमें ग्रे स्केल हो गया, बिट मैप हो गया और लैब कलर। अभी हम बात करते हैं RGB और CMYK कलर की। तो हमने कब RGB मोड यूज़ करना है और कब CMYK मोड यूज़ करना है। तो देखें, अगर आप कोई प्रिंट बेस्ड काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है जो पेपर पे प्रिंट होगा, जो किसी भी एक फिज़िकल चीज़ पे प्रिंट होगा, लाइक अ बिल बोर्ड, लाइक अ पैनाफ्लेक्स, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जब भी हम कोई प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे उसमें हम CMYK मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए CMYK मोड यूज़ होता है। और कोई स्क्रीन बेस्ड काम है, जैसे कि वेबसाइट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, तो उसमें हम RGB मोड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको फर्दर हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, जैसे ही हम आगे की क्लासेस में जाते जाएंगे हम इसको और डिस्कस करते जाएंगे। राइट, हम इसको RGB ही मोड पर रहने देते हैं। नीचे आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट में मतलब आपके बैकग्राउंड का कलर आपने क्या रखना है, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप इसका ब्लैक कलर रख सकते हैं, जो भी आपका आर्टवर्क होगा उसका बैकग्राउंड, पर हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, मुझे वाइट ही सही लगता है। ठीक है, अभी हम एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं करते, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आर्टवर्क ओपन हो जाएगा। राइट, ये था एक बेसिक सा इंटरफेस जो अभी तक था। अब हम बात कर देंगे फोटोशॉप में टूल्स की और पैनल्स की। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहे हैं काफ़ी सारे टूल्स, और राइट साइड पे आप देखेंगे कि ये आ रहे हैं सारे पैनल्स। और टॉप पर जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर टॉप पर उसकी प्रॉपर्टीज़ विजिबल होती होंगी। जो हमने डिफ़ॉल्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है वो है मूव टूल। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पैनल को चेक करते हैं कि हम इस पैनल को जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये हम इसको कहीं भी पोजीशन पे रख सकते हैं। जिस पोजीशन पे आपने रखना हो, जिस पोजीशन पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपने इसको उस पोजीशन पे रख लेना है। ठीक है, हम इसको मूव करते हैं। ये देखें, सारे पैनल जो हैं हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट जगहों पे पोजीशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पे जो टूल्स आ रहे हैं उसके साथ एक एरो बना हुआ आ रहा है, ये देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा ये टूल्स को 2 कॉलम में डिवाइड कर देगा। तो क्या होता था कि जो पुराना वर्जन होता था फोटोशॉप का तो उसमें 2 कॉलम्स में ही आते थे। अब इन्होंने क्या करा कि हमने एक कॉलम में इसको मर्ज कर दिया सारे टूल्स को। तो हम इसको वापस क्लिक करेंगे और ये सिंगल कॉलम में सारे टूल्स चले जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी पैनल्स हैं हम इन चीज़ों को भी बाहर निकाल के रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम जहाँ हमें ईजी रहेगा हम उसको मूव कर सकते हैं। और इसको अगर क्लोज करना है, इसको बंद करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और क्लोज कर दें। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर मेरी जो है वो लेयर पैनल हाइड हो गया है, मेरी लेयर पैनल गायब हो गई है, मेरी जो है टूल बॉक्स गायब हो गया है। फॉर एग्जांपल हम इसको टूल्स को भी हाइड कर देते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाके और यहाँ पर रीसेट कर देना है। जो भी आपका वर्क स्पेस डिफाइन होगा आपने रीसेट कर देना है। जैसे ही मैं रीसेट करूँगा तो सारी चीज़ें वापस आ गई। तो देखा कैसा लगा आपको मैजिक। बात करते हैं हम वापस लेफ़्ट साइड पे। अब हम आते हैं अपने बेसिक टूल की तरफ, सिलेक्शन टूल की तरफ। फोटोशॉप CC में इन्होंने एक और नया फीचर ऐड किया है। जैसे हम किसी भी टूल पे होवर करेंगे तो ये आपको एक टूल टिप देगा, या आपको डिफ़ाइन करेगा कि ये टूल किस तरह से यूज़ होगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको किसी टूल को समझना है, टूल को गो थ्रू करना है, तो आप उस पर होवर करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने सिलेक्शन टूल की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो एक सिलेक्शन आ जाएगी, एक बाउंड्री आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये बाउंड्री क्या है कि अब जो भी हम काम करेंगे, जो भी सिलेक्शन है वो बस इस बाउंड्री के अंदर है। अगर मैं कोई ब्रश या कोई कलर करूँगा तो वो सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी सिलेक्शन लेता हूँ दोबारा, पुरानी वाली सिलेक्शन जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। फिर हम आते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। राइट, सेकंड ऑप्शन क्या है? यूनियन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं दूसरी सिलेक्शन लूँगा तो ये दोनों सिलेक्शन आपस में मर्ज हो जाएंगी, ऐड हो गई। राइट,
तो क्या हुआ, जितनी भी मैं डिफरेंट सिलेक्शन ले लूँगा ये डिफरेंट सिलेक्शन आपस में मर्ज हो जाएंगी आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं सब्ट्रैक्ट या माइनस सिलेक्शन। आप समझ लें कि अगर किसी एरिया किसी सिलेक्शन को मैंने रिमूव करना है, माइनस करना है इतने एरिया को, तो जैसे ही मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन को रिलीज़ करूँगा तो वो एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा, राइट। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या करेगा कि जो भी आपकी सिलेक्शन है ऑलरेडी, उसको जो भी आपने सिलेक्शन ली है ना ऑलरेडी प्रीवियस सिलेक्शन, और अब जो न्यू सिलेक्शन लेंगे, जो चीज़ उस पर ओवरलैप हो रही होगी जिस एरिया में, सिर्फ वो सिलेक्शन रहेगी, बाकी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे जितनी भी बाकी बाहर की सिलेक्शन थी वो सारी रिमूव हो गई और सिर्फ वो सिलेक्शन रह गई जो मैंने न्यू सिलेक्शन की है। अब हम आते हैं इसके शॉर्टकट पे। अगर मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, राइट। शॉर्टकट क्या है, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके अगर आपने सिलेक्शन लेनी है तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसमें ऑल्ट दबाता हूँ या अगर आप मैक यूज़र हैं ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट दबाता हूँ तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थे शॉर्टकट्स। तो अब इस सिलेक्शन को हमने डीसेलेक्ट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और उसको डीसेलेक्ट कर देंगे अगर इसको हमने हटाना है तो। सिलेक्शन मार्क्यू टूल में ही और भी काफ़ी सारे सिलेक्शंस हैं, जैसे अगर आपको सर्कुलर सिलेक्शन चाहिए तो ये है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो ठीक उसी तरह से ही है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपकी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं और उसमें मार्क्यू टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, ओपन किया, कोई सी भी फाइल हमने एक खोल ली। अभी जो मैंने एक फ़ाइल खोली है ये तीनों इमेजेस एक ही लेयर पे हैं, बैकग्राउंड लेयर पे। अगर आप देखें राइट साइड पे तो बैकग्राउंड लेयर लिखा हुआ आ रहा है, जो जैसे ही हम कोई भी फाइल ओपन करेंगे वो बैकग्राउंड लेयर में मर्ज होकर लॉक हुई भी आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में लॉक हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम मार्क्यू टूल लेते हैं और इस इमेज को एक लेयर से दूसरी लेयर में सेपरेट कर लेते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने सिलेक्शन ली, जितना एरिया मुझे चाहिए मैंने उतना एरिया सेलेक्ट किया। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड और स्पेस करके आप ड्रैग करेंगे। जूम करने के लिए क्या करेंगे, हम स्पेस और कमांड प्रेस करके जैसे ही अपने माउस को मूव करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो जो सिलेक्शन जिस एरिया की हमने इमेज को सिलेक्ट करना था हमने उतनी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, लेयर विया कॉपी और लेयर विया कट। लेयर विया कॉपी से क्या होगा कि जैसे मैं लेयर विया कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो जो पुरानी लेयर है उसमें से वो सेलेक्टेड एरिया सिर्फ कॉपी कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा, और जो पुरानी बैकग्राउंड इमेज है वो एज इट इज़ वैसी रहेगी। लेकिन अगर लेयर विया कट करता हूँ तो क्या होगा कि जो पुरानी लेयर है उसमें से जो सेलेक्टेड एरिया है वो कट हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। और तो मैं सिर्फ इसको अभी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने मूव टूल लिया तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज में वो इमेज एज इट इज़ है और ये सिर्फ एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई, सेपरेट लेयर, ठीक। अब लेयर पैनल में देख रहे हैं कि एक लेयर ऐड भी हो गई है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि वापस बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड लेयर, मार्क्यू टूल लेते हैं और इस एरिया को सेलेक्ट करके इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, कमांड जे, और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे किया तो ये लेयर सेपरेट हो गई। अगेन मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया और मार्क्यू सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन ली और या तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा या फिर मैं कमांड जे या कंट्रोल जे कर दूँगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों लेयर्स सेपरेटली आ गई हैं और सेपरेट लेयर्स पर हैं तीनों, जिनको मैं जहाँ चाहे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करने की, स्केल करने की। तो स्केल करने के भी दो ऑप्शंस हैं। जैसे ही कोई आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो आप टॉप पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जैसे ही मैं इस पर टिक लगाऊंगा तो एक बाउंडिंग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और उसके चारों कॉर्नर्स पे जैसे ही मैं लेके जाऊंगा कर्सर तो आप देख रहे हैं कि ये स्केल का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है, जितना बड़े चाहे। अब अगर आप प्रोपोर्शनली स्केल करना चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा,
ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मूव टूल लिया हमने, शो ट्रांसफॉर्म से इसकी हटा सिलेक्शन रिमूव कर दी। राइट, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करूँ, तो इसका शॉर्टकट क्या है कि कंट्रोल टी, जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा या कमांड टी प्रेस करूँगा अगर मैक यूज़र है तो इसके बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा और हम इसको स्केल कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो प्रोपोर्शनली स्केल होगा। सही है, और सिलेक्शन हटाने के लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम बात करते हैं ऑटो सेलेक्ट की। जैसे ही मूव टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट यूज़ हुआ होता है। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट क्या करता है कि जैसे ही मैं किसी लेयर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली, आप लेयर पैनल में देख रहे होंगे कि ये सिलेक्शन लेयर की हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने एवोकाडो की लेयर पे क्लिक किया तो ये एवोकाडो की लेयर जो है वो सिलेक्ट हो गई। राइट, अगर मैं इस ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा कि अब मैं जैसे ही लैंडस्केप वाली पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट बंद कर दिया है। तो इस सूरत में हम इसको सिलेक्ट कैसे करें, तो हमने कंट्रोल प्रेस करना है और उस लेयर पे क्लिक करना है तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी अगर हमारा ऑटो सेलेक्ट ऑफ है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑटो सेलेक्ट पे ही रहने देता हूँ, क्योंकि बहुत इजी रहता है कि आप बगैर किसी बटन प्रेस किए आप डिफरेंट जो है वो लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेसो टूल की, जो मॉर्क्यू टूल के बिल्कुल नेक्स्ट में है। जैसे मैं इस पर कवर करूँगा तो लेसो टूल की आपको जो है वो एक टूल टिप आ जाएगी, उसमें आपको बता देगा कि भाई मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। अगर आपके कोई फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है तो आप उसके लिए लेसो टूल बेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जूम किया स्पेस और कमांड से और मैंने एक फ्री हैंड जो है वो सिलेक्शन ले ली। मैंने इसको मूव किया कर्सर को और अपने बटन को प्रेस करके रखना है, और अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया और मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद जैसे ही मैं इस बटन को रिलीज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन एरिया आ जाएगा। ठीक है, और वापस अगर हमने इसकी डुप्लीकेट लेनी है तो मैं एवोकाडो वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे या कमांड जे कर दूँगा तो ये लेयर सेपरेट हो जाएगी। राइट, समझ आए आपको? ठीक है, इस लेयर को वापस डिलीट कर देते हैं हम। अब आप देखेंगे जैसे टूल्स के नीचे जो है, अगर उसके सब टूल्स में जाना है तो एक छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, देख रहे हैं? तो ये एरो बताता है कि इसके अंदर सब टूल्स भी मौजूद हैं। तो क्या करना है, सब टूल्स अगर देखने हैं हमने तो आपने क्लिक करना है और उसको होल्ड करके रखना है। जैसे होल्ड करके रखेंगे तो आपके पास सब टूल्स भी आ जाएंगे। हम इसका पॉलीगॉन लेसो टूल देखते हैं कि वो किस तरह से सिलेक्शन लेता है। जूम करते हैं। पॉलीगॉन लेसो टूल क्या करता है कि एक स्ट्रेट एंकर्स के थ्रू सिलेक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि बड़ी एक स्ट्रेट सी लाइन आ रही है, तो मैंने अगेन क्लिक कर दिया, अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, ऐसे ही क्लिक 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 करके आपने डिफरेंट सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे ही मैं एंड पे बिल्कुल लाके उसकी सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्टेड एरिया विजिबल हो जाएगा। राइट, तो पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि आप डिफरेंट सिलेक्शन तो ले सकते हैं लेकिन बड़ी स्ट्रेट सिलेक्शन होगी। राइट, इसके हम थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, इसको डी सेलेक्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल। अब ये मैग्नेटिक लेसो टूल किस तरह से काम करता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। मैग्नेटिक है तो क्या होगा कि ये जो एजेस होंगी ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसकी सिलेक्शन बनाता है, उसको डिटेक्ट करके वहाँ एंकर पॉइंट फिक्स कर देता है। जैसे अभी हमने पॉलीगॉन लेसो टूल में ट्राई किया था। राइट, तो हम क्लिक करेंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसकी एजेस के अराउंड जो है इसके कर्सर को मूव करना है, तो ये ऑटो बेस पे उसकी एजेस डिटेक्ट करके वहाँ पर जो है वो एंकर पॉइंट्स लगा रहा है। देखें, ठीक है, ठीक, मैंने स्पेस दबाया और स्पेस से आपका हैंड टूल आता है जिससे आप अपने आर्टवर्क को मूव कर सकते हैं। राइट, विदाउट जूम इन जूम आउट किए। ये मैंने एक रफली इसके अराउंड में घुमाया तो वो एजेस उसकी डिटेक्ट कर रहा है और उसकी सिलेक्शन ले ली। जैसे ही मैं इस पर अपना एक और बटन रिलीज़ करूँगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। राइट, जूम आउट किया तो आप देख रहे हैं कि उसकी एजेस डिटेक्ट करके उसने एक सिलेक्शन बना दी। अगेन अगर हम इस पर कमांड जे करेंगे तो ये लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। मूव टूल लेने की शॉर्टकट क्या है अगेन कि वी, और हम इस लेयर को अलग देख सकते हैं। तो निहायत इजी हो जाता है इससे। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वाइट बैकग्राउंड है या सिंगल बैकग्राउंड है और एजेस बड़ी शार्प हैं तो आप इजीली मैग्नेटिक लेसो टूल के थ्रू उसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। राइट,
लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, हार्ड है, तो उसके लिए मैग्नेटिक लेसर टूल देखते हैं किस तरह से काम करता है। मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं एजेस डिटेक्ट करूँगा तो देखें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही है एजेस डिटेक्ट करने में, क्योंकि एजेस इतनी शार्प नहीं है उसकी, राइट। तो ये मैग्नेटिक लेसर टूल उस वक्त काम करेगा जब आपका बैकग्राउंड और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत शार्प है आपके बैकग्राउंड से और निहायत विजिबल है, तो वो उस सूरत में उन एजेस को डिटेक्ट करता है और उसकी सिलेक्शन बना लेता है, राइट। उसी तरह से जैसे मैंने मॉर्गी टूल में बताया था कि अगर आपने लेसो टूल लिया फॉर एग्जांपल और एक सिलेक्शन आपने ऐड कर ली, अब आप इसमें एक और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो या तो शिफ्ट प्रेस करके आप उस सिलेक्शन को लेसो टूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या अगेन आप ऊपर से ऑप्शन में जाके जो मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सब सिलेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगी, और अगर माइनस करनी है तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है या ऑप्शन प्रेस करना है अगर आप मैक यूज़र हैं तो, राइट। हम आते हैं अपने फोर्थ टूल पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल किस तरह से काम करता है, मैं अपनी पिक्चर पे जूम करता हूँ और मैं किसी भी एक एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो वाइट एरिया था उसने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन जैसा कि मैंने आपको मॉर्की टूल में बताया था कि आपको सिलेक्शन ऐड करनी है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके और जगहों पर आपने क्लिक करना है और वो एजेस को डिटेक्ट कर लेगा, राइट। तो क्या होता है कि मैजिक वैन टूल आपके कलर्स को जो सिमिलर कलर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनको सेलेक्ट कर लेता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा वाइट बैकग्राउंड था तो ये आसानी से सिलेक्ट हो गया। अगर हम यही मैजिक वैन टूल हम इनसाइड यूज़ करते हैं एवोकाडो के, जैसे ही मैंने अंदर क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो लाइटर टोन थी ना उस कलर की, ग्रीन की, एवोकाडो की, तो उसने वो जितनी भी लाइटर टोन उसके अंदर डिटेक्ट करता था उसने डिटेक्ट कर सकता था, उसने डिटेक्ट कर ली, राइट। शिफ्ट प्रेस करके अगेन हम इसकी इस तरह से डिफरेंट सिलेक्शन ले सकते हैं और जितने भी जो क्या कहते हैं कलर्स हैं हम उसको ऐड कर रहे हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर। तो ये उस वक्त बहुत कामयाब है जब अगर आपके पास कोई सिंगल बैकग्राउंड है या एजेस बड़ी शार्प हैं, तो जैसे ही वाइट पे मैं क्लिक करूँगा ये आप देख रहे हैं कितनी शार्प एजेस इसने डिटेक्ट करी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैजिक वैन टूल। अब हम बात करते हैं इसके सब टूल्स में। आप सब टूल में जाएंगे, आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। ये बहुत काम का टूल है। आप देखें किस तरह से काम करता है। मैंने जूम किया, अब आपके पास एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इस सर्कल को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ब्रैकेट से। जो लार्ज ब्रैकेट होता है उसका लेफ्ट और राइट वाला, अगर आप राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे इसको जैसे पेंट करते हैं ना हम, क्लिक करके उसको मूव करने लग जाते हैं, वैसी तरह से मैंने क्लिक किया और उसको मूव किया तो इसके अराउंड में जितनी भी एजेस हैं वो उसको डिटेक्ट करके उसको सिलेक्शन ले ली। तो कितनी जल्दी विद इन अ सेकेंड इसने सिलेक्शन ले ली है, राइट। इसी तरह से मैं जूम करके इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये बाहर के एरिया को भी ले लेगा, क्योंकि उसका ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है। अंडू किया, मैंने साइज़ थोड़ा छोटा किया और मैंने इसकी एजेस पे ये मूव करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है वो उसने सिलेक्शन ले ली। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करूँगा तो ये एजेस उसकी डिटेक्ट करके उसने सिलेक्शन ले लिए। तो ये अब आपको लग रहा होगा कि मैजिक लेसर टूल जो हमने यूज़ किया था उससे कितना फास्ट है और मैजिक वैन से भी कितना फास्ट है। अब हम अपने आते हैं चौथे सेलेक्शन टूल पे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये न्यू सीसी फोटोशॉप में आया है। अब ये टूल किस तरह से करता है कि अगर हम किसी भी एरिया में कोई सिलेक्शन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अभी एवोकाडो के जो सेंटर वाला एरिया है सीड पर हम सिर्फ एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे ही मैं बॉक्स बनाता हूँ तो देखें क्या करा उसने, ऑटो डिटेक्ट कर लिया, उसके अंदर जो उसको ऑब्जेक्ट फील हुआ उसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, राइट। कितनी क्विकली इसकी सिलेक्शन हो गई। ठीक, इसको हमने डीसेलेक्ट किया। अब एवोकाडो को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, पूरे इसको एक रेक्टेंगल में ले लूँगा सिलेक्शन में और रिलीज़ कर दूँगा अपने बटन को। जैसे ही मैंने बटन रिलीज़ किया तो आपने देखा होगा कि ये एजेस जो हैं उसकी डिटेक्ट कर लिए काफ़ी हद तक। अगेन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी दूसरी ऑब्जेक्ट की भी सिलेक्शन लेनी है, जो ऐड सिलेक्शन है जो हमने मॉर्की टूल में किया है, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की। और मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रिलीज़ करता हूँ बटन को तो ये इसको भी डिटेक्ट कर लेगा, राइट।
और हम कमांड जे से, कंट्रोल जे से इस लेयर को सेपरेट कर देंगे। ये मैंने मूव टूल लिया, ये देख रहे हैं कितना स्मूथली इसने जो है ना सिलेक्शन ली है और उसको जो है क्रॉप भी कर लिया हम लोगों ने, राइट। तो ये थी बेसिक सिलेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही होंगी। तो गाइस आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा टूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा फॉर सिलेक्शन। आपको मॉर्गी टूल ज़्यादा अच्छा लगा है, आपको पॉलीगॉन लेसो टूल ज़्यादा अच्छा लगा है, या आपको मैग्नेटिक लेसो टूल ज़्यादा अच्छा लगा है, या आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा है, या हमने जो पढ़ा है क्या कहते हैं मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन। तो जो आपको बेहतर सिलेक्शन के लिए आपको टूल लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइस आज की क्लास हमारी है किस चीज़ की? क्लोन स्टेम टूल की। तो आज हम सीखेंगे क्लोन स्टेम टूल्स की कुछ टेक्निक्स और मैं आपको बताऊंगा कि क्लोन स्टेम टूल किस तरीके से काम करता है। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। ब्रश के नीचे जैसे कि आप देखते होंगे क्लोन स्टेम टूल बना हुआ आ रहा है, हमने ये टूल लेना है, राइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी शॉर्टकट की है एस, राइट। एस प्रेस करूंगा ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। टूल सेलेक्ट करते ही एक ब्रश आ गया। तो अगेन मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि जैसे ही ब्रश के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जैसे अगर हमने ब्रश को बड़ा करना है, छोटा करना है, या उसको हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, तो आई होप आपको वो कीज़ याद होंगी। और अगर आपको कीज़ याद नहीं है कोई मसला नहीं, अगर हमने ब्रश को साइज़ छोटा बड़ा करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और अगर हमने शॉर्टकट यूज़ करनी है, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप यूज़ करें ऑल्ट, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो ऑप्शन और कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पर करेंगे तो छोटा होगा, ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो ब्रश सॉफ्ट होगा, और नीचे की साइड ड्रैग करेंगे प्रेस करके बटन्स तो हार्ड होगा, राइट। सो जैसे ही मैंने क्लोन स्टेम टूल लिया और मैंने कहीं पे क्लिक किया तो ये बोलता है कुड नॉट यूज द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ऑप्शन क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। मतलब कि वही कह रहा है कि अगर अभी आपका क्लोन स्टेम टूल का सिलेक्शन एरिया, आपका जो एरिया है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो आपने ऑप्शन प्रेस करके या ऑल्ट प्रेस करके उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसकी आप क्लोनिंग लेना चाहते हैं, राइट। जैसे ही मैं ऑप्शन प्रेस करूँगा आप देख रहे होंगे कि मेरे कर्सर का जो है वो आइकन चेंज हो गया, राइट। तो ये टारगेट आ गया कि हमने टारगेट कहाँ पे लेना है। मैं प्रेस करके कहीं पे भी एक टारगेट दे देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑल्ट छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि एक सिलेक्शन उस ब्रश के अंदर उसी एरिया का जो टारगेटेड एरिया था हमारा वो उस ब्रश में विजिबल हो रहा है, राइट। मैं इस पर ब्रश करता हूँ सिंपली। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक हमारा ब्रश का है और एक आपको प्लस पॉइंट नज़र आ रहा होगा, प्लस आइकन नज़र आ रहा होगा, राइट। तो ये प्लस आइकन जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये जो टारगेटेड एरिया है, आपने जो टारगेट दिया है वो आपको एज अ क्लोनिंग कर रहा है जहाँ पर आप ब्रश पेंट करेंगे, राइट। तो जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं ब्रश फेर रहा हूँ, वहाँ वहाँ जो प्लस वाला एरिया है वो क्लोन हो रहा है, वो डुप्लीकेट हो रहा है एज इट इज़, राइट। तो हमारा एग जो है वो रिमूव हो गया, राइट। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको दूसरे टूल्स में भी बताया था कि आप कोई भी टूल्स लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही होंगी, इसी तरह से इसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही हैं। हम बात करते हैं अगेन वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो ब्रश की थी। इसके बराबर में आते हैं, इसके बराबर में हम जाएंगे क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज़ में, तो इस टूल के काफ़ी सारी जो चीज़ें आप इससे प्ले कर सकते हैं, राइट। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, आप ऑप्शन प्रेस करेंगे किसी भी एरिया को। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस वाइट एग को ऊपर डुप्लीकेट करना है तो मैं इसको टारगेट करूँगा, वाइट एरिया को। मैंने ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, अब ये मेरा एग यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे होंगे जो प्लस पॉइंट जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो चीज़ वो क्लोन कर रहा है दूसरी जगह पे जहाँ पर मैं ब्रश फेर रहा हूँ, राइट। ये देखें, राइट।
अब क्या है कि ये बैकग्राउंड में मर्ज हुआ है, राइट। अब मैं इस एग को मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं होगा। हमेशा ख्याल रखिएगा, आप अपनी प्रैक्टिस बना लें इस चीज़ को कि जब भी कोई भी काम कर रहे हो आप एक न्यू लेयर पे काम करें, राइट। इसको अंडू कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू लेयर ली और जैसे ही मैं अब इसको पेंट कर रहा हूँ तो ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। वो क्यों कि अगर हम ऊपर चेक करें हमारे यहाँ पर करंट लेयर चूज हुई है। करंट लेयर का मतलब जो आपकी लेयर है सिर्फ उसी में जो एरिया होगा आप क्लोनिंग कर सकते हैं, आप उस एरिया की क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी हमारे पास ब्लैंक लेयर है तो हमारे पास कुछ भी क्लोनिंग करने के लिए नहीं है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑल लेयर्स करने के बाद मैं जैसे ही अपना टारगेट चेंज करता हूँ और मैं इसको स्टैम्प करता हूँ, इस पर ब्रश करता हूँ तो ये देखें कि ये क्लोनिंग होना शुरू हो गई, राइट। ऊपर जैसे ब्रशेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, ओपेसिटी भी आ रही है आपके पास, फ्लो भी आ रहा है, राइट। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन, जिस पे चेक हुआ हुआ है। अलाइन क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाइन को अनचेक कर दूं तो क्या होगा, मैं इसको अंडू कर देता हूं वापस। मैंने अपना टारगेट चूज़ किया और उस पर क्लोनिंग करना शुरू कर दी, राइट। जैसे ही मैंने बटन छोड़ा और वापस किया तो ये पॉइंट वहाँ पर ही रहेगा जहाँ पर मैंने उसको टारगेट किया था, राइट। ये देखें जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा ये वापस जो मेरा प्लस पॉइंट है वो वहीं पे चलेगा। और अलाइन क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर अलाइन पे चेक किया और मैंने अपना सोर्स एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये एग, इस पर मैंने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया। अब मैं जब स्टैम्प कर रहा हूँ तो ये एरियाज को क्लोनिंग कर देगा, राइट। लेकिन अगर मैं राइट साइड में मूव करता हूँ तो ये दूसरे वाले एग को क्लोन कर रहा है, समझ आया। तो अलाइन क्या करता है कि ब्रश और जो टारगेट एरिया है वो आपके दोनों एक साथ एक दूसरे को ट्रैक कर रहे होते हैं। आप एक जहां पर भी ब्रश मूव करेंगे वहां पर उसका एरिया मूव हो रहा होगा, टारगेट एरिया, राइट। इसको हम अंडू कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया टॉप पर तो ये पैनल खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ये डिफरेंट आपके टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एरिया क्लिक करूं और मैं ऑल्ट प्रेस करके ब्राउन वाला एग जो है वो टारगेट कर देता हूँ, राइट। मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें ये वाला एग टारगेट कर देता हूँ तो क्या होगा कि मेरी जो टारगेट की सिलेक्शन है ना वो सेव हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बार बार सिलेक्शन लेनी नहीं पड़ेगी। मैं ये वाला जो है प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा और पेंट करूँगा तो मेरा ये जो फर्स्ट वाला एग है वो क्लोन होना शुरू कर देगा। अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और मैं पेंट करूंगा तो आप देखेंगे प्लस बटन नज़र आ रहा है आपको उसके ऊपर, तो ये सेकंड वाला ब्रश उसने स्टैम्प करना शुरू कर दिया। मैं अगेन इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 5 ऑप्शन है, आप 5 अलग अलग जो है वो उसके मतलब एक टारगेट्स बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के, राइट, जो सेव रहेंगे आपके पास। अब हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ क्या काम करता है कि जैसे ही मैं इस विड्थ को बढ़ाता हूँ तो ये आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, राइट। फॉर एग्जांपल ये इमेज, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको क्लोनिंग करता हूँ इस एग की, तो आप देख रहे होंगे कि 140% जो है वो एग बड़ा बना हुआ नजर आएगा। तो क्या हुआ, उसके मुकाबले में जो स्टैम्प हो रहा है हमारा वो बड़ा हो रहा है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एरिया को क्लोनिंग करनी है और बड़े साइज़ में करनी है तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि हम यहाँ से उसका स्केल बढ़ा देंगे, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी को ध्यान में रखना है। वापस मैं इसको 100% कर देता हूँ, राइट। अगेन हाइट, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे लॉक हुई हुई है। अगर आपको सिर्फ विड्थ बढ़ानी है तो आप इसको अनलॉक करेंगे चैन को, और सिर्फ आप विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ आपकी विड्थ इंक्रीज होगी, राइट। लेकिन उससे इमेज का प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा, तो मत कीजिएगा ये। इसको मैं 100% वापस कर देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। बात करते हैं रोटेशन की। जैसे ही मैं इस पर कोई एंगल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं कुछ एंगल दे रहा हूँ तो आप देख रहे कि पिक्चर रोटेट हो रही है, राइट। रोटेट होने के बाद जैसे ही मैं अपने बटन को रिलीज़ करूँगा ये गायब हो जाएगी इमेज, ठीक है। हमने वापस अपना टारगेट लेना है, ये वाला एग ले लेते हैं, थर्ड वाला, और जैसे ही मैं स्टैम्प करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि उस एग की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। वो 113% जो है वो रोटेट हो गया, राइट। जितनी भी परसेंट आपने कोई चीज़ रोटेट करनी है तो आप उसको इस तरीके से रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पे जाता हूँ, ठीक है,
यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि वो इमेज आपको नज़र आती रहे। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको फाइनल इमेज भी दिखा रहा है कि अगर आप जब स्टैम्प करेंगे तो आपकी इमेज इतनी रोटेट हो रही है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मैनुअली इसको ड्रैग करके आप इसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। मैंने छोड़ा, जैसे ही वो इमेज गायब हो गई। अब मैं यहाँ पर स्टैम्प करता हूँ और मैं इसका साइज़ भी छोटा कर लेता हूँ ब्रश का। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको 60%। तो अब जो भी मैं स्टैम्प करूँगा उस जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 60% छोटा ही आएगा। मैंने अपना टारगेट लिया इस कार को, गाड़ी को, और मैं यहाँ पे स्टैम्प कर रहा हूँ, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस 1:1 इसके जो है वो इमेज छोटी आ रही है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आ रहा है शो ओवरले। ओवरले क्या है कि जो मैं टारगेट ले रहा हूँ वो मुझे अपने ब्रश के अंदर नज़र आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये मुझे ब्रश के अंदर नज़र नहीं आएगा, राइट। और क्लिप क्या करता है कि अगर मैं जैसे ही क्लिप पे अनचेक कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि पूरी इमेज सेलेक्ट कर दी है। कहीं पे भी मैं टारगेट, जैसे ही मैं ऑप्शन प्रेस करूँगा, कोई टारगेट लूँगा तो ये पूरी इमेज मुझे दिखा रहा है। और क्लिप करने से क्या होगा कि वो इमेज उस ब्रश के अंदर क्लिप्ड हो जाएगी, मास्क हो जाएगी, राइट। मैंने अपना टारगेट लिया और देखें सिर्फ मुझे अभी सिर्फ कार नज़र आ गई, गाड़ी नज़र आ गई, ठीक है। इन्वर्ट क्या करता है कि आपकी इमेज के कलर्स को इन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो सिर्फ आपको ब्रश के अंदर नज़र आएगा। इससे आपके क्लोनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। देखते हैं कि आप ये अभी आपको अगर ब्रश के सिलेक्ट अंदर देखें जो मास्क हुई हुई इमेज वो इन्वर्ट हुई हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये इमेज सिंपल आ जाएगी, ठीक। तो उसके ब्रश की क्लोनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो विजिबिलिटी है जो उसको दिखा रहा है बस वो उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से इसके कुछ मोड्स हैं, डार्कन, लाइटन, डिफरेंस। इससे भी सिर्फ ब्रश पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी क्लोनिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको डार्कन की जगह लाइटन कर देता हूँ, इन्वर्ट हटा देता हूँ, तो आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ब्रश के अंदर आपको नज़र आ रहा है एरिया, सिर्फ आपका लाइटर एरिया आपको शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंस क्या करेगा कि वो आपका डिफरेंस मोड सिर्फ आपके ब्रश के ऊपर लगाएगा, लेकिन जैसे ही आप क्लोनिंग करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके क्लोन टूल के एक और, जैसे ही हम इस पर क्लिक करके रखेंगे, एक और टूल हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल किस तरह से काम करता है, मैं इसका ब्रश साइज बढ़ा लेता हूँ और हमारे पास आपने देखा होगा कि एडिशनल चीज़ आ रही है। यहाँ पर एक फ्रेम आ रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स हैं, राइट। कोई भी मैं एक पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया, इसमें आपको कोई टारगेटेड एरिया नहीं चाहिए क्योंकि जो आप स्टैम्प करेंगे वो आपका पैटर्न स्टैम्प हो रहा होगा, राइट। आपको इसके टूल्स के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे ही मैं कुछ स्टैम्प कर रहा हूँ तो सिर्फ जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया है वही सिर्फ जो है वो विजिबल हो रहा है, राइट। हम इसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं। ये ऑलरेडी जो प्रीसेट्स हैं इसके पैटर्न के, आप इनमें से काफ़ी सारे पैटर्न हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रास का पैटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक उसी के साथ हम बात करते हैं, वापस अपने क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ आते हैं और हम बात करते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स का। तो आपने देखा होगा कि ऊपर फ्रंट पे इसके मोड्स भी आ रहे हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे ब्रशेज़ में पढ़ा था कि भाई ब्रश के अपने भी मोड्स हैं, लेयर के अपने मोड्स हैं। हम इसके ब्लेंडिंग मोड्स को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपना टारगेटेड एरिया हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ही टारगेटेड एरिया डिफ़ाइन करूँगा तो ये इस पर इमेज को स्टैम्प भी कर रहा है और साथ साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने स्क्रीन करना है और आपने साथ के साथ उसको स्टैम्प भी करना है, तो आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करेंगे, राइट, और आप उसको स्टैम्प करना शुरू कर देंगे। तो ये उस पर स्क्रीन मोड भी अप्लाई कर रहा है और उसको स्टैम्प भी कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में समझ आई होंगी। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। आज की क्लास हमारी है हीलिंग ब्रश टूल के बारे में, और स्पॉट हीलिंग ब्रश के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, और हम एक डिफरेंस देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पॉट हीलिंग ब्रश आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश सेम समझ लें कि एक छोटा या बड़ा भाई है क्लोन स्टैम्प टूल का, राइट। हम इसको जूम करते हैं, ये भी हमारी क्लोनिंग वगैरह के ही काम आएगा। ठीक है, हमने इसको जूम किया। हमने अगेन जैसे हमने स्टैम्प टूल में लास्ट क्लास में टारगेट दिया था, वैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करके हम इसको एक टारगेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कॉफ़ी बीन जो है इसको टारगेट करते हैं और यहाँ पे हम बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये क्लोनिंग तो कर ही रहा है, साथ साथ उसके साथ उस इमेज को ब्लेंड भी बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा इसका कि क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश में क्या डिफरेंस है, राइट। अगर मुझे किसी चीज़ की क्लोनिंग करनी है, वह अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और जहाँ पर मुझे बीन्स चाहिए हो, अगेन इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मुझे बीन्स रोटेट करने हैं फॉर एग्जांपल 90%, तो ये बीन रोटेट होकर आ गया, राइट। इसकी पोजीशन वापस मैंने चेंज करनी है ताकि थोड़ा सा एक रैंडम सी फील आए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका ऐड कर दिया। अगेन दूसरा बीन सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे टारगेट कर देते हैं, राइट। अगेन यहाँ करके टारगेट कर देते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ क्लोन स्टैम्प टूल की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, इसमें साथ साथ लेयर को ब्लेंड भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। मैं एक लेयर पे यूज़ करूँगा हमारा क्लोन स्टैम्प टूल अगेन, और एक लेयर पे मैं अपना हीलिंग ब्रश यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है। अगेन हम अपने दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं अपना ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसको एरिया डिफाइन करता हूँ और उस पर क्लोनिंग करना शुरू करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्लस जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा पेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हुआ है कि अभी हमने जो लास्ट टूल यूज़ किया उसमें हमने रोटेशन यूज़ की थी, तो वही रोटेशन यहाँ पे एज इट इज़ अप्लाई करा है। तो हमने उस रोटेशन को जो है वो रीसेट करना है, तो इसके साथ एक रीसेट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रोटेशन वापस 0 हो जाएगी, राइट, जो जिस पोजीशन में ऑलरेडी थी। हम अगेन अपना टारगेट डिफाइन करेंगे और इस पर क्लोनिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्लोनिंग कर दी, राइट। अब हम इस लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और हम जाते हैं अपने हीलिंग ब्रश की तरफ, राइट। अगेन जैसे हमने क्लोन टूल में किया है उसी तरह से यहाँ पर हमने इसमें भी हम एक टारगेट डिफाइन करेंगे। ये मैंने टारगेट डिफाइन किया और मैंने हीलिंग ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने नोट किया हो तो ये क्या कर रहा है कि लेयर की क्लोनिंग के साथ साथ उस लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर रहा है, राइट। ये देखिए, अब मैं स्टैम्प टूल वाली अगेन अपनी लेयर को ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है। उसने क्या करा कि क्लोन स्टैम्प टूल में क्या होता है कि जो एरिया जिस तरीके का है वो एज इट इज़ उसकी क्लोनिंग कर देता है, लेकिन हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि वो क्लोनिंग तो करता ही साथ साथ और ब्लेंड कर देता है, राइट। हम जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस। हीलिंग ब्रश के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक आ रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब ये स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या काम करता है वो हम देखते हैं। इसमें आपने कोई टारगेट डिफाइन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से उस एरिया को डिफाइन करके उस जिस एरिया पे भी आपने क्लिक किया होगा वो एरिया रिमूव कर देगा और ब्लेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉफ़ी बीन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही सिर्फ मैं क्लिक करूँगा तो इसने साइडों के एरियाज को रीड किया और उसको ब्लेंड करके उसको रिमूव कर दिया, राइट। अगर हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है, कुछ छोटे स्पॉट्स रिमूव करने, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्किन में एक्नी होती है, किसी के फेस पे एक्नी हुई भी होती है, उसको रिमूव करना है तो हम इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट वन इन क्लिक। तो जैसे ही मैंने टैप किया, क्लिक किया, ये रिमूव,
ये रिमूव, ये रिमूव, राइट। इसको हम ड्रैग करके भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक साथ बीन्स मैंने सेलेक्ट करी और ये रिमूव, राइट। कितना मज़ेदार टूल है, राइट। हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने जब हीलिंग ब्रश लिया है, अगर आप नोट कर रहे होंगे कि ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। कंटेंट अवेयर के नाम से आ रहा है, एक क्रिएट टेक्सचर के नाम से आ रहा है, एक प्रॉक्सिमिटी मैच के नाम से आ रहा है। ये क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगेन जो हमारे ब्रशेज़ में भी मोड आते थे, हमारे क्लोन स्टेम में भी मोड्स आ रहे हैं कि ब्रश पे आप किस तरीके का मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, स्क्रीन मोड, ओवरले और वो एक्सेट्रा। हम इसको अभी यूज़ नहीं करते, राइट। हम अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरफ जाते हैं और हम इस पर ये पेंट करते हैं इस तरीके से। जितना एरिया पेंट करना है मैं क्लिक करके रखूँगा। जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा, देन इट्स मैजिक गॉन। तो काफ़ी मज़ेदार टूल है, आप इससे अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। कोई चीज़ रिमूव करनी हो, कोई स्पॉट्स रिमूव करने हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस चेक करते हैं कि कंटेंट अवेयर और क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच में क्या डिफरेंस है, राइट। अब फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंटेंट अवेयर अगेन सेलेक्ट करता हूँ और उसके सिर्फ एक छोटे से कॉर्नर को मैं रिमूव करने की कोशिश करूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, राइट। तो मैंने क्लिक किया, छोड़ा, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से उस एरिया को ब्लेंड करने की कोशिश करी। जो मेरा कॉर्नर था उसको भी ब्लेंड करने की कोशिश करी, राइट। अब मैं अगेन आपको प्रॉक्सिमिटी चेक करवाता हूँ। ये प्रॉक्सिमिटी हमने सेलेक्ट किया, अंडू किया मैंने इसको और वापस अब चेक किया। तो इसने क्या किया कि उस एरिया में जो सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी मैचिंग के तौर पे, इसके आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसके अराउंड में जितने भी जो उसके टाइप्स की मैचिंग हो रही थी उसको मैच करके ब्लेंड कर दिया उसने प्रॉक्सिमिटी के थ्रू, राइट। तो हम अगेन चलते हैं हमारे बीन्स वाली इमेज की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टेक्सचर कि किस तरह से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके छोड़ता हूँ तो यहाँ एक टेक्सचर ऐड कर देगा, जो मेरे ख्याल से बहुत कम यूज़ जगहों पर होता है। तो मेरा नहीं, या आप यूज़ करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो राइट, हम अगेन अपनी हीलिंग ब्रश की तरफ जाते हैं और हम कोई चीज़ अगर हमने क्लोनिंग करनी है, अगेन रिमूव करने के काफ़ी सारे टूल्स हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस वक्त बेहतरीन है आपके लिए। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया तो मैं इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है इस हीलिंग ब्रश, कि आपके अराउंड में जो भी इमेज है उसको ब्लेंड करता है। तो जैसे हमने स्टैम्प टूल में फ़र्क देखा था, फॉर एग्जांपल मैं इसको और ब्लेंड करता हूँ अच्छे तरीके से, ये इमेज गॉन। अब स्टैम्प टूल में क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्जांपल मैं स्टैम्प टूल लेता हूँ, अगेन ऑल्ट प्रेस करके अपना टारगेट लिया और मैं यहाँ पे करना शुरू कर दूँगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग कर रहा है जो टारगेटेड एरिया हमारा, जो हमने टारगेट एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसकी सिर्फ मतलब आप समझ लीजिए कि डिट्टो क्लोनिंग कर रहा है, बिल्कुल डुप्लीकेट कर रहा है। लेकिन हीलिंग ब्रश क्या करता है कि साथ साथ क्लोनिंग के साथ साथ वो ब्लेंड भी कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने टारगेट एरिया लिया था वो और वॉलेट का जो कलर है वो उसमें ब्लेंड हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल शेड आ रहा है रेड का, राइट। इसी तरह से ये कम्प्लीटली इसको 2-3 बार जब हम ब्रश को फेरेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि डिफरेंस क्या है क्लोन टूल में और हमारे हीलिंग ब्रश टूल में। तो अगर आपको कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। गाइस आज हम बात करने वाले हैं मास्किंग की और इरेजर टूल की। तो आज हम देखेंगे कि इरेजर टूल किस तरह से काम करता है और मास्किंग हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और दोनों में से कौन सा बेहतरीन टूल है।
हम स्टार्ट करते हैं अपने इरेजर टूल से। ये मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट कर लिया। इरेजर टूल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है, मिटाना है, तो हम इरेजर टूल यूज़ करेंगे, राइट। मैं एक फॉर अ रेफरेंस एक जो है आपके लिए एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ, ताकि अगर मैं बैकग्राउंड को जब रिमूव करूँगा तो आपको बैक पे वो कलर नज़र आता रहेगा, राइट। मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट करी जिसको रिमूव करना, और मैंने उस पर पेंट करना शुरू कर दिया, रिमूव करना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ मैं ब्रश फेरूँगा वहाँ से वो इमेज रिमूव होना शुरू हो जाएगी, राइट। मैं अगर बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे पीछे से ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा है, राइट। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं ब्रश फेरूँगा वो एरिया रिमूव होता जाएगा। ठीक है, मैंने अपने बैकग्राउंड को ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टूल है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस टूल के पीछे। और अगेन जो सारी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने ब्रश को हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है, तो ऑल्ट और ऑप्शन प्रेस करेंगे, या सिर्फ ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने उसमें। अगर विंडो यूज़र हैं तो ये छोटा बड़ा, राइट। और ये हार्ड और सॉफ्ट भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर हार्ड सिलेक्ट करनी है, ये मैंने हार्ड किया ब्रश और ये हार्डली रिमूव करने लग गया। ठीक है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनडू कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं दूसरे टूल की तरफ, मैजिक इरेजर टूल की तरफ। मैजिक इरेजर टूल किस तरह से काम करेगा, जैसे आपने इस टूल को सेलेक्ट किया और कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये वो कलर पिक करेगा और वो रिमूव कर देगा, जैसे मैजिक पेन टूल यूज़ करते थे, राइट। जैसे ही मैंने ब्लू कलर पे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर जो उसकी इंटेंसिटी, जो उसके कलर रेंज में आ रहा था, वो उसने रिमूव कर दिया, राइट। ठीक इसी तरह से हम इसका टॉलरेंस कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 टॉलरेंस करता हूँ तो ये कम एरिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर जो होगा ना बस उसी को पिक करेगा, और जितना भी उसके सराउंडिंग में जो कलर आ रहे होंगे उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाइट सेलेक्ट किया तो ये वाइट को रिमूव कर देगा। इस एरिया में जो कंटिन्यूस सिलेक्शन में वाइट एरिया आ रहा था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ाता हूँ और अगेन मैं उसी जगह पे रिमूव करता हूँ, तो हमने देखा कि ज़्यादा एरिया रिमूव किया उसने। ठीक है, अंडू करके वापस एक दफ़ा दिखाता हूँ कि मैं इसकी टॉलरेंस 5 रखता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि उसने एक छोटे से एरिया को क्लिक किया कि जो बिल्कुल एक्यूरेट कलर था ना, सिर्फ उस एरिया को उसने रिमूव कर दिया, राइट। मैं इसका टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, 40 कर देता हूँ। अब अगेन मैं प्रेस करूँगा तो ये ज़्यादा एरिया को इसने रिमूव किया। तो क्या था कि जिस टॉलरेंस हम बढ़ाएंगे तो वो कलर की जो है वो ज़्यादा मिकदार को सिलेक्ट करेगा, उसको रिमूव कर देगा, राइट। ये हमने इजीली ये अपना रिमूव कर लिया। ठीक है, मैं इस बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसने कलर सैंपल यहाँ से पिक किया, येलो कलर, और वो रिमूव कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसका ब्लैक इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ब्लैक एरिया रिमूव कर देगा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी मास्किंग टूल की। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पिछली क्लासेस से क्यों मना करते हुए आया हूँ कि इरेजर टूल यूज़ नहीं करना है आपने, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो है वो फाइल सेव कर दी और अगर आप 2 दिन बाद आएँ या कभी भी आएँ इस फाइल को यूज़ करने के लिए, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एरिया ज़्यादा रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्स्ट्रा एरिया रिमूव कर दिया है, और अगर आप ये चाहते हैं कि वापस रिस्टोर हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइल सेव कर चुके हैं। ठीक है, मैं अनडू करता हूँ। अब हम आते हैं अपनी मास्किंग की तरफ। ठीक है, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और आप नीचे देख रहे होंगे एक आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने एक आइकन पे क्लिक किया तो आप साथ में देख रहे होंगे कि एक वाइट सी लेयर बन गई, वो एक वाइट उसने मास्किंग कर दी है। ठीक है, अब हम मास्किंग को समझते हैं। मैं ब्रश टूल लूँगा। ठीक है, मैंने ब्रश का साइज़ छोटा किया। अभी आप देखेंगे मेरे कलर्स में सिर्फ 2 कलर सेलेक्ट हुए हैं, ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, मैं जैसे ही ब्लैक कलर पेंट करूँगा इस वाइट वाली लेयर को सिलेक्ट करके, तो क्या होगा कि मेरा बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ बैकग्राउंड को, हमारा ट्रांसपेरेंट एरिया हमें विजिबल होना लग जाएगा, राइट।
और जैसे ही मैं इस कलर को स्विच करता हूँ, अगर हमें स्विच करना है तो इस आइकन पे प्रेस करेंगे तो ये वाइट की जगह पे ब्लैक आ गया। अब हमारा जो वाइट है वो फोरग्राउंड में आ गया है। जैसे ही मैं इस वाइट एरिया को पेंट करूँगा तो हमारी इमेज जो है वापस रिस्टोर होने लगी, जो ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो क्या कर रहा है, मास्किंग सिर्फ उस जहाँ पर भी आप ब्रश फेरेंगे वो सिर्फ उस एरिया को हाइड कर देगा। तो जैसे ही अगर हमने किसी एरिया को रिमूव करना है तो वहाँ पर हम पेंट करेंगे ब्लैक, और अगर किसी एरिया को वापस रिस्टोर करना है, वापस विजिबल करना है, वहाँ पर हम पेंट करेंगे वाइट, राइट। अगेन मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूँ उस लेयर पे, लेयर वाली सेलेक्ट मास्क लेयर पे, तो ये रिमूव होने लग गया। फॉर एग्जांपल मुझसे गलती से इसका फेस कट गया, अब मुझे वापस लेकर आना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा या फिर शिफ्ट एक्स प्रेस करूँगा तो ये इन्वर्स हो जाएंगे कलर, राइट। फोरग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड में चले गया और बैकग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड में आ गया। ठीक है, मैं वापस पे पेंट करना शुरू करता हूँ। जो एरिया मुझे वापस चाहिए, देखें ये वापस आना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या है कि मास्किंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपनी इमेज को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपका। इस टूल को यूज़ करने के बाद आप इरेजर नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इरेजर में आप उस इमेज को वापस नहीं लेकर आ सकते, राइट। या अगर आपको वो इमेज वापस चाहिए हो तो आप मास्किंग के थ्रू आप जितनी बार आएंगे आप उसको मास्क कर सकते हैं। अगेन मैं इस पर वाइट पेंट करूँगा, ब्लैक पेंट करूँगा, ये मेरी इमेज जो है रिमूव और रिस्टोर हो जाएगी, राइट। इसी तरह से हमने ब्रश सेलेक्ट किया तो ब्रश की प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, तो इसमें फ्लो और ओपेसिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100% ट्रांसपेरेंट है, राइट। मैं बैकग्राउंड दिखाता हूँ हमको, बिल्कुल रेड कलर आपको विजिबल नज़र आ रहा है और सॉफ्ट एजेस आ रही हैं क्योंकि हमारा ब्रश बहुत सॉफ्ट है, राइट। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करता हूँ ब्रश की और पेंट करता हूँ, तो क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ब्रश की, राइट। इसको फिर कम करता हूँ तो ये कम ट्रांसपेरेंट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको अगेन फेरूँगा तो ये और ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, तो हम इसकी ओपेसिटी से भी खेल सकते हैं ब्रश की, कि अगर हमने कोई एरिया बहुत ज़्यादा 100% रिमूव करना है तो हम 100% ओपेसिटी के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमने कोई थोड़ा सा माइनर सी ट्विक्स करनी है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम अपने एक सैम्पल की तरफ चलते हैं। ये इमेज मैंने ऑलरेडी मास्क की हुई है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मास्किंग किस तरह से काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारा बैकग्राउंड है कोई सा भी ग्रीन, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस मास्क वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मैं अपना कोई कलर लेने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास्किंग की जो लेयर है उसमें सिर्फ आप ब्लैक और वाइट यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ग्रे यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि वो लाइट सा जो है रिमूव करना शुरू कर देगा, राइट। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं या कैप्स लॉक प्रेस करते हैं। जैसा कि क्या होता है बाज़ दफ़ा हम जब ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं तो कैप्स लॉक प्रेस कर देते हैं तो हमारा ब्रश जो है वो हाइड हो जाता है, वो चला जाता है। तो आप अगेन कैप्स लॉक प्रेस करेंगे या आपका ब्रश वापस आ जाएगा, राइट। ये मैंने इसको वापस 100% पे किया, यहाँ पे क्लिक किया, ब्लैक एंड वाइट कलर चूज़ हो गया, राइट। रिमूव करने के लिए ब्लैक, अगेन मैं यहाँ से इस एरिया को मूव कर रहा हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ ताकि ये 100% ट्रांसपेरेंट हो, राइट। ये मैंने एरिया इसका मूव कर दिया। अगेन अगर मुझसे कोई एरिया ज़्यादा एकदम से कट जाता है एक्स्ट्रा तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने कलर को इन्वर्स करना है और उस पर वाइट पेंट करना शुरू कर देना है, राइट। शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा अगेन, जो मैंने ब्रश की क्लास में आपको बताया था कि आप उसको स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो इमेजेस हैं, राइट, दो सेपरेट इमेजेस हैं। ठीक है, मैं इसकी आइज़ बंद करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में मैं ये वाला स्काई लगाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट किया, इस पर मास्क लगाया और अपने एक्स्ट्रा एरिया को मैंने ब्रश करना शुरू कर दिया, राइट। ब्लैक कलर चूज़ किया, उसको पेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्लाउड मैंने ज़्यादा रिमूव कर दिया, अगेन कोई मसले की बात नहीं है। हमने वाइट प्रेस करेंगे, वाइट पेंट करेंगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन ब्लैक चूज़ किया, शिफ्ट एक्स शॉर्टकट की है, कलर को जो है वो
इन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्स करने के लिए, राइट। ये मैंने थोड़ा सा रिमूव किया यहाँ से। अब मैं ऊपर गया हेड की तरफ, अगेन मैंने यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रिमूव कर दिया, हेड हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है क्लाउड, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल इमेज को रजिस्टोर करेंगे तो उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देंगे। तो अगेन आप यहाँ से ओपेसिटी कर सकते हैं, या ब्रश लेके आप डायरेक्ट 3 प्रेस करेंगे नम लॉक्स में, नम कीज में से, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 20% हो गया, राइट। मैं इसको यहाँ पे 20 प्रेस करके यहाँ पर रीस्टोर करता हूँ, वापस वाइट सेलेक्ट करके, ओके, सॉफ्ट सा आ जाए, राइट। ये देखें, ताकि वो हार्श लगे ना, राइट। कोई मसला नहीं है, अभी मैं बालों की तरफ भी कर रहा हूँ इसके, तो उससे परेशान नहीं होने। अगेन ये मैंने कर दिया इस पर, राइट। जहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ शिफ्ट एक्स में, अपना हाथ शिफ्ट एक्स पे रखा हूँ, ताकि जहाँ पर मुझे रिमूव करना है फ़ौरन से मैं इन्वर्स करके ब्लैक पे लिया हूँ और वाइट पे लिया हूँ, ठीक है। अगेन शिफ्ट एक्स किया मैंने, और मैं इसको अगेन रीस्टोर कर रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा रीस्टोर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी बढ़ाई, और इसके ऊपर जो मेरे क्लाउड का हल्का सा टच आ गया था वो मैं इसके बालों पे से रिमूव कर रहा हूँ अभी। यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ, छोटा ब्रश किया, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अभी हम रफ सा करते हैं यहाँ पर, रफ सा करने के बाद अगेन ये मेरी आस्तीन ज़्यादा कट गई, मैं इसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह बालों के साथ भी थोड़ा सा रिस्टोर कर लेता हूँ। अब आप देखें कितनी इजीली वो उसमें ब्लेंड हो गया। मैं इसको थोड़े से क्लाउड को हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया शिफ्ट प्रेस करके, यहाँ से 2-3 बार क्लिक किया, क्योंकि ओपेसिटी कम है मेरी, मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ अपनी और क्लिक करता हूँ, तो ये इसमें ब्लेंड हो गया। ब्रश का साइज़ बढ़ाया ताकि सॉफ्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। अगेन मैं इसकी इन्वर्स करता हूँ और उसके कलर को वापस लेकर आता हूँ। और मास्किंग यूज़ करने के बाद आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इरेज़र टूल दोबारा यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आई होगी ये क्लास, और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मैं पिछली क्लासेस से क्यों बोलता आ रहा हूँ कि आपको इरेज़र टूल यूज़ नहीं करना है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपनी इमेज को रीस्टोर नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कोई सवालात हैं इरेज़र टूल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।